वेलकम टू एनटीटी डे 69। आज हम स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग का पेज नंबर 425 से लेकर 431 तक करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ऊपर का पोर्शन जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज एजुकेशन बाय प्लेवे मेथड, यानी कि खेल द्वारा शिक्षा पद्धति का क्या तात्पर्य है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है। खेल द्वारा शिक्षा पद्धति को आरंभ करने का श्रेय, यहाँ पर जो ऊपर का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पर मैंने सर्च करके जो है वो देखा है नेट से, उसके बारे में मैंने ऊपर एक उसमें टैग में आपका आएगा, देखिएगा जो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, खेल विधि के प्रवर्तक हेनरी कॉल्डवेल कुक, इनका नाम है हेनरी कॉल्डवेल कुक, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं। इन्होंने ये एक प्लेवे मेथड लिखा था, मतलब इन्वेंट किया था, और उन्हीं का जो है उनके कुछ बुक्स के नाम भी दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। खेल पद्धति का आरंभ करने का श्रेय कुक को जाता है। उन्होंने कहा था कि कुशलता और निपुणता जो होती है, जो अंदर किसी के बच्चे के अंदर जो कुशलता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, कैलिबर होता है, उसको एक्टिविटी के माध्यम से ही उसमें एक अच्छी वो जो है कुशलता है जो है उसको ला सकते हैं। अतः उन्होंने ले वे नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें खेल को महत्व देते हुए जो है उन्होंने उनके द्वारा यह बताया गया कि यदि भाषा और साहित्य को शिक्षा के लिए मतलब भाषा और साहित्य के कार्य को शिक्षा में वाद विवाद यानी कि डिबेट और नाटक के माध्यम से खेल भावना के थ्रू समझाया जाए, तो बालक खेलते खेलते भाषा को स्वाभाविक रूप से सीख सकता है। यानी उसको आप लेक्चर मेथड से ना पढ़ाकर अगर प्लेवे मेथड में पढ़ाएं, तो खेल खेल में उस भाषा को बच्चा सीख सकता है। आधुनिक युग में खेल को एक रचनात्मक प्रवृत्ति यानी एक क्रिएटिव एक्टिविटी मानते हुए यह स्वीकार किया जाता है कि खेल के 3 लक्षण हैं। खेल के टोटल 3 लक्षण होते हैं। पहला है स्वतंत्रता, दूसरा यानी इंडिपेंडेंसी या फ्रीडम या लिबर्टी कह सकते हैं। दूसरा है स्वाभाविकता, नेचुरली स्वाभाविक रूप से वो करे। और तीसरा सुख, हैप्पीनेस। ठीक है। अतः आजकल ये शब्द का प्रयोग और भी अधिक व्यापक अर्थ लेते हुए, मतलब ये तीनों चीजें, यानी बच्चों को लिबर्टी मिलनी चाहिए, नेचुरली वो उस काम को करे और उसमें उनको हैप्पीनेस मिलना चाहिए, तो ये चीजें आजकल ज्यादा यूज होने लगी है, थोड़े ब्रॉड वे में यूज होने लगी हैं। और प्रत्येक विषय का संबंध रुचिकर क्रियाओं यानी कि इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज और अगर खेलों से कर दिया जाता है। अक्सर ही आजकल आप लोग देखते सुनते या आप लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे कि आजकल खेल खेल में बच्चों को सिखाने का या एक्टिविटी और प्रोजेक्ट के थ्रू बच्चों को सिखाने का एक अलग चलन आया है। इससे बालक फ्रीली स्वतंत्र वातावरण में हैप्पीनेस का अनुभव करते हुए कठिन से कठिन बात को बिना किसी कठिनाई के स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। इस प्रकार के खेल द्वारा शिक्षा पद्धति का तात्पर्य यह है, यानी प्लेवे मेथड का मतलब यह है कि प्रत्येक विषय की शिक्षा खेल के माध्यम से दी जानी चाहिए। व्हाट इज प्लेवे मेथड ऑफ एजुकेशन, कि हर विषय को खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। संक्षेप में किसी भी विषय की शिक्षा देते समय उसका खेल से संबंध स्थापित कर देना खेल पद्धति कहलाती है। ये एक दूसरा डेफिनेशन है कि किसी भी विषय को पढ़ाते समय, शिक्षा देते समय उसको खेल से यानी किसी गेम से या प्ले से उसको संबंध बना देना, उसके थ्रू समझाना इज कॉल्ड प्लेवे मेथड। कुछ खेल की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले स्टर्न ने एक परिभाषा दी है। खेल एक स्वेच्छानुरूप मतलब अपनी इच्छा के अनुरूप, अपने मर्जी से आत्मसंयम की क्रिया है। आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। आप जानते होंगे कि किसी भी स्पोर्ट्स में, गेम में सबसे बड़ी चीज काम में आती है, वो है सेल्फ कंट्रोल। तो खेल क्या होती है, खेल क्या है? खेल अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करने का अपने द्वारा अपनाई गई विधि है। ठीक है। दूसरा है टीवी नन के अनुसार, खेल रचनात्मक क्रियाओं का गहन यानी डीप इंटेंस प्रकाशन है, यानी प्रकट करना है। यानी खेल क्या है? रचनात्मक क्रियाएं।
क्रिएटिव जो क्रियाएं होती हैं हमारे अंदर, जो भी क्रिएटिविटी होती है उसको शो करना इज कॉल्ड खेल, ठीक है। और थर्ड है वेल्टायन। वेल्टायन के अनुसार खेल मनोरंजन का एक प्रकार है। खेल क्या है? मनोरंजन का एक प्रकार है जो कार्य को निहित जाता है, मीन्स उसमें कार्य को किया जाता है, ठीक है। खेल एक ऐसा ऐसा मेथड कह सकते हैं या प्रोसीजर है जिसमें हम किसी काम को खुशी खुशी करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि खेल एक महत्वपूर्ण क्रिया है और इसके द्वारा हमें आत्म प्रकाशन यानी अपने आप को दिखाने का, अपने अंदर की चीजों को दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी खेल में स्वेच्छा पूर्वक यानी अपनी इच्छा से, स्वाभाविक ढंग से, नेचुरल ढंग से अधिक भाग लेने का प्रयास करता है। हर इंसान खेल में रुचि लेता है, चाहे वो कोई भी हो। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है इंसान जिसे एक्टिविटी में, खेलों में रुचि ना हो, ठीक है। अब हम आते हैं खेल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला है शक्तिवर्धन का सिद्धांत। शक्तिवर्धन, इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल को जाता है। यह सिद्धांत जो दिया था इन्होंने मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल के अनुसार बालक को थक जाने पर भी खेल में आनंद आता है। बच्चों को आप देखिएगा कितना भी खेल लें, आप उनको जब खेल बंद करने बोलेंगे तो वो थोड़ा और खेलना चाहते हैं, यानी थक जाते हैं लेकिन फिर भी उसमें उनको आनंद आता है। दूसरे शब्दों में, जब वो थोड़ी देर खेल खेल लेता है तो उसकी पहली थकान वैसे ही दूर हो जाती है। यानी जैसे कितना भी थका हुआ हो बच्चा, लेकिन जब उसको खेलने को दिया जाता है तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और उसके अंदर एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी पैदा हो जाती है। इस प्रकार शक्तिवर्धन का सिद्धांत यानी ऊर्जा बढ़ने का या उसकी शक्ति में इजाफा जो होता है, इस सिद्धांत को आंतरिक शक्ति के सिद्धांत का ये बिल्कुल उल्टा है। आंतरिक शक्ति यानी ऑलरेडी उसके अंदर जो शक्ति होती है उससे अपोजिट है ये। बच्चे के अंदर जितनी शक्ति होती है उस हिसाब से वो बाकी काम करेगा, लेकिन जब वो खेल खेलेगा, गेम खेलेगा, तब उसके अंदर उस गेम से एक नई ऊर्जा और आ जाती है उसमें, ठीक है। यानी गेम यहाँ पर उसके लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है। वो थकावट महसूस ही नहीं करता। कितना भी थका हुआ हो, अगर वो खेल लेगा थोड़ी देर तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। खेल का शैक्षिक महत्व। खेल अपनी इच्छा से खेला जाता है। इससे बालकों की श्वास क्रिया, ब्रीदिंग जो होती है, क्रिया में तेजी आती है। इससे उनके अंदर में रक्त संचार बढ़ता है, उनका हेल्थ अच्छा होता है, ब्रीदिंग अच्छे से होती है, लंग्स क्लियर होते हैं और उनकी मांसपेशियों में, मसल्स में स्फूर्ति आती है। वो बहुत रफ एंड टफ बनते हैं, उनके मसल स्ट्रांग होते हैं। इससे बालकों में उत्साहवर्धन होता है, बहुत ज्यादा उत्साह, एंथुजियाज्म उनके अंदर आता है और वे जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने भी खेल के महत्व को स्वीकार करते हुए लोगों को बताया कि खेल बालकों को शारीरिक दृष्टि से विकसित करने का एक सबसे अच्छा साधन है। प्लेटो के बाद प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने खेल के शैक्षिक महत्व को स्वीकार करते हुए बताया कि खेल बालक की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। यानी गेम खेलना, खेल खेलना बच्चों में नेचुरल होता है। नेचुरल एक उनकी प्रवृत्ति होती है, उनका खेल खेलना, गेम खेलना, है ना। बात बात में आप देखिएगा बच्चों से सुनते होंगे, खेल, क्या बड़े कहते हैं क्या थोड़ा मैं खेल लूं, मैं थोड़ा खेल कर आऊं, लेकिन बच्चे हमेशा, मतलब खेलना उनकी ओरिजिनलिटी है, नेचुरली उनके अंदर होता है खेलना, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी किंडरगार्टन पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की। यानी उन्होंने भी किंडरगार्टन जो मेथड निकाला उसमें उन्होंने प्ले वे मेथड को लिया, जिससे प्रत्येक बालक दिए हुए कार्य का रुचि, स्वेच्छा और आनंद पूर्वक उस काम को कर सके। खेल विधि के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? पहला, स्वतंत्रता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के खेल में पर्याप्त स्वतंत्रता मिले उनको, यानी इंडिपेंडेंसी, लिबर्टी, फ्रीडम मिले, जिससे वे किसी प्रकार के बंधन का अनुभव ना करते हो, किसी तरह के
बाउंडिंग, किसी तरह के प्रेशर में न रहे, फोर्स के अंदर वो न रहें और अपनी इंटरेस्ट को अपनी गति के साथ, यानी उनका जो कैलिबर है, जितनी उनके अंदर एनर्जी है, उनकी इच्छा है, उस हिसाब से उस कार्य को वो करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार स्कूल में बालकों को खेल के अवसर प्रदान करते हुए इस प्रकार से प्रेरित करना है, मोटिवेट करना चाहिए कि वे कार्य को रुचिपूर्ण ढंग से, यानी इंटरेस्टिंग वे में सक्रिय करते हुए, यानी सक्रिय रहते हुए, एक्टिव रहते हुए पूरा करें। किसी भी काम को एकदम इंटरेस्टिंगली उसको कंप्लीट करें। सभी बालक निष्क्रिय बैठकर सुनने की अपेक्षा सक्रिय रहते हुए, यानी बिल्कुल बैठकर कोई चीज, जैसे आप जब कोई चैप्टर पढ़ाते हैं ना, तो चुपचाप बैठ के वो सुन रहा है, वो बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं। वो उनको मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम होती है इसमें, उनको समझ में नहीं आता, आधे से ज्यादा चीजें तो उनको समझ ही में नहीं आती। उसके रहने की अपेक्षा सक्रिय रहते हुए, यानी खेल में खेलेंगे तो सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, बौद्धिक परिश्रम करने में रुचि लेने लगे, यानी खेल में उस चीज को वही विषय जब आप उसको बैठा के सुनाएंगे, ब्लैक बोर्ड में लिख लिख के सुनाते रहेंगे, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको प्ले वे मेथड में समझाएंगे तो उसी टॉपिक को वो बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंगली उसको समझेगा। सेकंड है उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। खेल विधि का जो दूसरा सिद्धांत होता है वो है बालकों में उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना का विकास करना। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को खेल के द्वारा अपना अपना उत्तरदायित्व, यानी अपना अपना पार्ट ऑफ वर्क जो भी उनको दिया जाता है संभालने के लिए उचित प्रशिक्षण मिलता है। टीचर या जो भी उनसे करवा रहा है वो अच्छे से समझाता है कि आपको ये करना है, इतना करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग उसके अंदर आती है। इससे वे शिक्षा के स्वयं उत्तरदायी बन जाते हैं और उनको समझ में आता है कि नहीं, मुझे ये चीज सीखना है, समझना है इस एक्टिविटी के थ्रू या खेल के थ्रू। वे अरुचिकर कार्य को भी, यानी जो उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता, उस कार्य को भी प्रसन्न रहते हुए पूरा करने का प्रयास करते हैं। हर काम में अगर उनको खेल में सिखाया जाए तो वो उसमें उनको इंटरेस्ट आने लगेगा और कठिन से कठिन चीजों को भी वो बड़ी सरलता से सीख जाएंगे। तो उपर्युक्त तीनों सिद्धांतों के माध्यम से स्कूल के कार्यों से संबंध स्थापित करा देना ही खेल विधि कहलाती है। यानी रुचि का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत और ये सब चीजों से आप स्कूल के सब्जेक्ट को जब वो मैनेज कर देते हो, एड ऑन कर देते हो, तब वो प्ले वे मेथड कहलाता है। ठीक है, और इस विधि का अनुसरण करने से बालक प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है जब तक कि कार्य समाप्त नहीं हो जाता। अब आते हैं खेल विधि के गुण। फर्स्ट है क्रिया प्रधान विधि। यहाँ क्रिया करना, एक्टिविटी या एक्टिव रहना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस विधि में क्रिया प्रधान विधि होती है और शिक्षक का कथन, यहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा होती है, यानी करना, एक्टिव रहना, काम को करना ज्यादा होता है, सुनना कम होता है ना। यानी टीचर लेक्चर देना वो कम होता है, वो नहीं होता, लगभग न के बराबर होता है। इस विधि के अंतर्गत क्रिया को अधिक महत्व जो है वो दिया जाता है रेदर देन की एक्सप्लेन करने में। ठीक है, सेकंड है स्वतंत्रता का महत्व। खेल विधि में बालकों को अपनी अपनी रुचि की योग्यताओं, यानी वो कितना कर सकता है, क्षमताओं, उसका कैलिबर, उसकी स्ट्रेंथ और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। थर्ड, रुचिपूर्ण सीखने की विधि। इंटरेस्टिंगली हर चीज को सीखता है वो। खेल में बालकों को स्वाभाविक रुचि होती है, नेचुरल होता है उसके अंदर, अतः खेल विधि से बालक प्रत्येक कार्य को स्वेच्छा से इंटरेस्टिंगली रुचि लेकर करते हैं। जब बालक की कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है तो शुष्क, यानी बिल्कुल, अब यहाँ पे शुष्क मतलब ड्राई नहीं कहेंगे, अनइंटरेस्टिंग कह सकते हैं, और नीरस कार्य, मतलब जिस एकदम बकवास कार्य भी आप कह सकते हैं उसको, जो या कई बार कुछ सब्जेक्ट्स में टॉपिक आप देखे होंगे ऐसे होते हैं जो वाकई में बोरिंग होते हैं,
तो उस बोरिंग काम को भी अगर हम उस बोरिंग टॉपिक को भी हम अगर खेल प्ले वे मेथड से पढ़ाएं तो उसमें भी बच्चों को आनंद आने लगता है, इससे बालक को प्रसन्नता मिलती है। फोर्थ है उत्तरदायित्व का विकास, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है बच्चों में। इस विधि से शिक्षक का से उत्तरदायित्व शिक्षक के ऊपर नहीं बल्कि बल्कि स्वयं बालकों के ऊपर होता है। काम करके सीखना है तो शिक्षक तो कर नहीं रहा है, कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। यानी यहाँ पर शिक्षक को कुछ नहीं करना है, बस उसको गाइड करना है। बाकी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? बच्चों की होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चे अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, फील करते हैं। इससे बालकों में साधारण पूर्वक यानी सिंपली जो कह सकते हैं सिंप्लिसिटी, आत्मनिर्भरता यानी अपना काम खुद से करना, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। इसके साथ रचनात्मक प्रवृत्ति यानी क्रिएटिविटी, बच्चे देखिएगा अलग अलग चीजें अपने आप इन्वेंट करने लगते हैं, तो ये चीजें उनके अंदर अपने आप ओरिजिनली स्वाभाविक रूप से उनके अंदर विकास होता है। खेल विधि के दोष, सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता के बुरे परिणाम, एकदम से उनको स्वतंत्र छोड़ देना, इसके कई बुरे परिणाम हो सकते हैं। खेल विधि में बालकों को पूरा फ्रीडम दिया जाता है। फ्रीडम प्रदान करते ही बालक जो है, आप देखे होंगे, चलो खेल खेल में ये एक्टिविटी में सीखेंगे, लेकिन जैसे ही फ्रीडम दिया गया, बच्चे जिस टॉपिक को पढ़ने वाले होते हैं उसको छोड़कर बाकी दूसरी चीजें करने लगते हैं। यानी उनका जो उद्देश्य होता है टीचर का बच्चे को पढ़ाने का, वो उद्देश्य ही वहां से दूर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी विषयों को प्ले वे मेथड से पढ़ाना संभव नहीं होता। कुछ विद्वानों के अनुसार प्ले वे मेथड से पाठ्यक्रम के सभी विषयों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। उनका मत है कि कोई व्यक्ति इतिहास और साहित्य यानी हिस्ट्री और लिटरेचर जैसे विषयों को खेल विधि के द्वारा भले ही पढ़ा ले, पर विज्ञान और गणित, है ना, इतिहास को आप जो भी राजा रानी युद्ध जो भी था उसको आप खेल उसमें पढ़ा लोगे, लिटरेचर को पढ़ा लोगे, लेकिन साइंस और मैथ्स को कैसे प्ले वे में पढ़ाओगे? आपको तो पता है कि सिलेबस में साइंस और मैथ्स में क्या होता है। साइंस में ज्यादा से ज्यादा किसी चीज का एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, लेकिन बाकी के टॉपिक्स को आप किस प्ले वे मेथड में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसका एक दोष है ना। विषयों को खेल विधि से पढ़ाना मतलब सभी विषयों को खेल विधि से पढ़ाना असंभव होता है। थर्ड है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। सभी टीचर्स प्ले वे मेथड के लिए ट्रेंड नहीं होते, समझ में नहीं आता है कि किस टॉपिक के लिए कैसा खेल, किस तरह का मेथड हम यूज करें। और चौथा, अच्छी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त, यानी बहुत सारे ऐसी कक्षाएं जहाँ पे टॉपर्स होते हैं, मतलब उनका कुछ गोल ओरिएंटेड बच्चे होते हैं, और तो वहां पर अगर कई पढ़ने वाले बच्चे, कई बच्चों को कई बार देखिएगा कि आप हर चीज में, हर टॉपिक में अगर गेम खिलाना शुरू कर दें, प्ले वे मेथड में सिखाना शुरू कर दें, तो कई बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं भी होता है। तो मतलब हर कक्षा के सभी के लिए ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ये सारी उनकी लिमिटेशंस हैं। तो इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।